हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, वैसे तो जब से मोदी सरकार आई है तब से किसी न किसी रूप में हर समय कोई न कोई आंदोलन होता रहता है, क्योंकि यह लोकतंत्र है और हर सरकार के समय में हुआ है। लेकिन यह एक ऐसी सरकार है जो अपने खिलाफ होने वाले किसी भी प्रदर्शन की किसी भी बात को कभी भी नहीं सुना है, हर समय नज़रअंदाज किया है। जबकि दूसरी तरफ इस सरकार के गठन से पहले नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों से जनता में बहुत भूख जगा दी थी, बहुत उम्मीद जगा दी थी। यही कारण था कि नोटबंदी हो या लॉकडाउन, उस सब के बावजूद भी लोग मोदी के साथ खड़े रहे। लेकिन इस समय जो मैं महसूस कर पा रहा हूं, जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस समय सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाइए, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 तक अगर आप देखेंगे तो जैसे ही कोई मोदी के खिलाफ कुछ लिखता था वो ट्रोल हो जाता था। और ट्रोल करने वाले लोग कौन होते थे? आम जनता में से लोग। लेकिन इस समय अगर आप मोदी के समर्थन में लिखेंगे तो आप ट्रोल हो जाएंगे। यहां तक कि जो पार्टियां मोदी सरकार की खिलाफत नहीं करती हैं, इनकी आलोचना नहीं करती हैं, इन पर सवाल नहीं खड़े करती हैं, अगर उनके पक्ष में आप बोल दे रहे हैं तो भी आप पर सवाल होने लग रहे हैं, जैसे मायावती जी। यानी कि इस समय मोदी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश अपने चरम पर है। और चरम पर जब जन आक्रोश पहुंच चुका था, उसी समय राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया भाषण, उसमें आग लगा दिया। अब आग तो लग गई, लेकिन जो उनको माफी मांगकर बुझा देना चाहिए था या बुझाते हुए दिखना चाहिए था, बुझाने का प्रयास करते हुए दिखना चाहिए था, ऐसा कोई प्रयास न तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से होता हुआ दिखा, न ही गृह मंत्री अमित शाह की ओर से होता हुआ दिखा। उल्टे ये लोग अपने उस गलत बयान को बड़ी ढिठाई से ढकते हुए कांग्रेस पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाने लगे। प्रताप सारंगी की मोटी मोटी पट्टियां बांध करके फोटो वायरल कराई जा रही हैं। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर एफआईआर हो रही है। ऐसे में एक सवाल बहुत तेजी से जो पनप रहा था वो बढ़ने लगा है कि जनता का जो विरोध मोदी सरकार, भाजपा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ था, और जब कभी इन विरोधों की आवाज उठाई गई, उन्हें या तो कुचला गया या अनसुना किया गया, तो अब सत्ता पाने के लिए विपक्ष और विपक्ष के साथ खड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी, नेता लोगों ने तलाशना शुरू कर दिया है। और वह आवाज है संविधान बनाम मनुस्मृति। और एक बात ध्यान से सबको जान लेनी है कि इस देश में सन 90 से या तो धर्म की राजनीति चली है या जात की राजनीति चली है। ये दोनों ही तरह की राजनीति देश के लिए विनाशक है। जात के आधार पर जो लोग सत्ता में आए हैं उनको मैं केवल एक श्रेय देता हूं कि उन लोगों के उस समय के आंदोलनों से राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ, लेकिन नफरत का भी प्रसार हुआ। संविधान की कोई रखवाली कभी नहीं हुई। मुझे डर है कि हम पिछला 10 साल और अब 11वां साल जो धर्म की लड़ाई में खो रहे हैं, कहीं इनको हटाने के लिए जो जात की लड़ाई छेड़ी जा रही है, देश उसमें फिर न अगले 1 दशक तक उलझा रहे। आखिर मोदी सरकार बढ़ते जनाक्रोश को क्यों नहीं देख रही है? और आपके खिलाफ जो जनाक्रोश है वो हवा हवाई नहीं है, उसका वास्तविक आधार है बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और मोदी सरकार का खुद अपने वादों को पूरा न कर पाना। यह एक बहुत बड़ा आधार है। आरबीआई के गवर्नर के तौर पर इतने लंबे समय से एक व्यक्ति को बैठा के रखना, सीबीआई निदेशक को हटा देना, वह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को संसद के द्वारा कानून बनाकर पलट देना, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की व्याख्या करके शक्ति दिए जाने पर संसद में कानून बनाकर उसको उलट देना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो सरकारें चुनाव जीतकर गठबंधन से बनी थी, उन घटक दलों के तमाम विधायकों का इस्तीफा दिलाकर उनको फिर से चुनाव लड़वाना, वहां सरकार को पहले अल्पमत में करके गिरा देना, फिर राज्यपाल की शक्ति के माध्यम से
अपनी सरकार बना लेना, ये तमाम वो कारनामे हैं जिसने धीरे 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 यह साबित कर दिया है कि मोदी सरकार संविधान के माध्यम से भले लोकतंत्र में सत्ता पर बैठी है, लेकिन संविधान के सिद्धांतों से देश में शासन नहीं कर रही है। और एक बार यदि लोगों के मन में यह भर गया है तो अब इसे निकालने की जिम्मेदारी स्वयं मोदी सरकार की है। लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई कार्य होता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा कोई कदम उठाते हुए नहीं दिख रहे हैं जिससे कि यह माना जाए कि वे अपनी सरकार के प्रति लोगों में विश्वास बहाल करने के लिए प्रयासरत हैं। कौन सा विश्वास? यह विश्वास कि उनकी सरकार संविधान के अनुसार चलती है, यह विश्वास कि उनकी सरकार बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलती है, यह विश्वास कि उनकी सरकार और उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके मंत्री बाबा साहब का और संविधान निर्माण में भाग लेने वाले सभी महापुरुषों का आदर करते हैं। यह विश्वास कि चुनाव के समय जो उन्होंने घोषणा की थी कि देश को करप्शन फ्री करेंगे और व्यवहार में ठीक उसके उलट काम किया। हेमंत बिश्व शर्मा हो या प्रफुल्ल पटेल हो या अजीत पवार हो, न जाने कितने अनगिनत उन नेताओं को अपने पक्ष में कर लिए जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े दाग थे, और उनमें से बहुत से दाग स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने लगाए थे। तो ऐसा कुछ भी करते नहीं दिख रहे हैं कि अब वह इन लोगों को सजा दिलाएंगे या कम से कम आगे इस तरह से भ्रष्टाचार हटाओ वॉशिंग मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे। कहीं कुछ नहीं करते दिख रहे हैं। उल्टा करते क्या दिख रहे हैं? FIR लिखवाओ, ED का छापा डलवाओ, CBI भेज करके गिरफ्तार करवाओ, यही करते दिख रहे हैं। और जब वो ऐसा कर रहे हैं तो जनता में यह साफ संदेश जा रहा है कि यह सरकार संविधान के माध्यम से भले सत्ता में बैठी है, लेकिन संविधान के सिद्धांतों के अनुसार देश का शासन नहीं चला रही है। और तब नरेंद्र मोदी जी यह भूल कर रहे हैं कि देश की जनता को उनमें भरोसा नहीं है, बल्कि संविधान के माध्यम से वो सरकार में आना चाहते थे, इसलिए उनमें भरोसा था। जनता यदि जान जाएगी, मान लेगी कि ये संविधान के खिलाफ हैं, संविधान की तनिक भी परवाह नहीं करते, तो जनता बहुत आक्रोशित हो जाएगी और यह आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से जब आक्रोश बढ़ा है तो हमारे पड़ोसी देशों, चाहे श्रीलंका हो या बांग्लादेश, वहां की जनता सड़कों पर आ गई है। इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी है कि आप अपने कार्य से, अपने आचरण से, अपने वक्तव्य से जनता का विश्वास जीतिए। नहीं तो जिस तरह से जन आक्रोश बढ़ रहा है और जिस तरह से यह सरकार के विरोध की बजाय सरकार को समर्थन दे रहे समाज के विरोध में खड़ा हो रहा है, और इसको बहुत सारे नेता खूब अच्छे से हवा भी दे रहे हैं। क्यों नहीं देंगे भाई? यह सरकार भी तो हिंदू बहुसंख्यक की बात करके ही सत्ता में आती है, आई है, चुनाव लड़ती है, सरकार में आती है। इनसे ही जो सीखेंगे वो भी यही काम करेंगे कि कोई न कोई एक बहुसंख्यकवाद पकड़ेंगे जिससे कि जनता का बड़ा वर्ग उनके साथ हो जाए। तो हमें डर सिर्फ इतना भर है कि जैसे 10 साल झेले हैं, कहीं सरकार बदलने पर भी आगे झेलना ही न पड़े, क्योंकि संविधान की बात तब कभी नहीं सुनी जाएगी। ऐसी कोई सरकार नहीं कर पाएगी, ऐसी किसी सरकार में बैठे नेता संविधान के अनुसार देश को नहीं चला पाएंगे जो नफरत की राजनीति करके सत्ता में आते हों। और स्वयं मोदी सरकार ही इसका बहुत बड़ा दृष्टांत है। उसके पहले 2 कार्यकाल जो मनमोहन सिंह जी का था, या उसके पहले का एक कार्यकाल जो अटल बिहारी वाजपेयी का था, और उसके भी पहले का एक कार्यकाल नरसिम्हा राव जी का था, इन 4 कार्यकालों में देश का तीव्र विकास हुआ था। उसका मूल कारण यही था कि उनमें से कोई भी सरकार नफरत के आधार पर वोट पाकर नहीं आई थी। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि 1999 का चुनाव जब अटल बिहारी वाजपेयी लड़ रहे थे तो उनकी कोशिश थी कि उन पर हिंदू कट्टरता का जो दाग लगा है वो हट जाए और सबका समर्थन मिले, तभी एनडीए का गठन हो पाया था। लेकिन जैसे ही कट्टरता के आधार पर सरकार बनी, यह सरकार केवल ठगने का काम की, कहीं कोई विकास का काम हुआ नहीं। और अगर हुआ भी तो उससे जनता या सरकार को कोई लाभ नहीं मिला। वह सारा लाभ किसी व्यक्ति विशेष को देने के लिए वह विकास कार्य करते हुए दिखाया गया। इसलिए सरकार से हमारी अपील है
सरकार के समर्थकों से अपील है, सरकार के साथ खड़े लोगों से अपील है कि आप बढ़ते जनाक्रोश को समझिए, भांपिए और सरकार से कहिए कि वह अपने आचरण में सुधार करे, संविधान के अनुसार कार्य करे। बाबा साहब का जो अमित शाह जी ने अपमान किया है उस पर वो बिना किसी शर्त के माफी मांगे, अन्यथा कहीं बहुत देर न हो जाए। दोस्तों, संविधान पर मैंने सरल भाषा में यह पुस्तक लिखी है, आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, जैसे अनुच्छेद 16, यहाँ पर ये जो ग्रे शेड में लिखा है यह जो संविधान में लिखा है वो है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या, ये मैंने चार्ट बना करके इसको सरल किया है, ठीक है। ऐसे ही आप अनुच्छेद 15 भी देख सकते हैं। देखिए, ये है अनुच्छेद 15, भेदभाव को मना करने वाला अनुच्छेद। ये मूल अनुच्छेद है, संविधान की मूल भाषा है। ये मैंने इसका चार्ट बना करके समझना आसान किया है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्याख्या की। ऐसे ही बहुत सारे जगह पर आप पाएंगे इसको, ठीक है। बाकायदा वर्गीकरण के साथ साथ दिया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी पूरा फार्मूला दिया गया है, कैसे चुनाव होता है, कैसे मतमूल्य निकाला जाता है। इसलिए यह किताब सरल भाषा में होने के कारण जनता के लिए, आम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। ये अनुसूची 8 की सब भाषाएं हैं जितनी भी हैं। ये राज्यसभा एवं लोकसभा में किस राज्य से, किस संघ शासित क्षेत्र से कितने सदस्य हैं, कितने प्रतिनिधि हैं, दिखाया गया इसमें। ये अंतिम के संशोधन लिखे हुए हैं। अंतिम संशोधन 106वां संशोधन है, जिसके जरिए महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, वो यहाँ पर है। अभी जैसे आपका 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल पेश किया गया है, यदि यह पारित हो जाता है तो वह 107वां संविधान संशोधन होता है। 129वां विधेयक है, पेश करने को गिना जाता है, पारित होने को अलग से गिना जाता है। तो जो पेश किया गया उसमें वह 129 है, लेकिन यदि वह पास हो जाता है तो 107 के नंबर पर पास होगा। तो यह किताब यदि आपको मंगानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगा सकते हैं। यह बहुत उपयोगी किताब है। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, बंधों को सरल करके, व्याख्यायित करके, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ चार्ट के फॉर्म में मैंने लिखा है। यह पुस्तक आप सबके लिए बड़ी उपयोगी होगी। दोस्तों, यह चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब इसलिए ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर संविधान के संबंध में बात होती है, संविधान के हवाले से बात की जाती है, जिसकी जानकारी लोकतंत्र में हर किसी को होनी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।